साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नारी नव उत्थान मंच। आज के इस कार्यक्रम में रोज की ही भांति हमारे साथ हैं अरविंद सर। अरविंद सर, हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आपने कल देखा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, तो सर आप इनके जीवन चरित्र को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब रही बात इनके जीवन चरित्र के बारे में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सरल स्वभाव के, एक शांत स्वभाव के और एक ईमानदार छवि के जो है हमारे लीडर थे, जिनको हमारे भारत में ही नहीं यानी पूरे विश्व में जो है इनकी सादगी को लेकर के, इनकी ईमानदारी को लेकर के चर्चाएं जो है की जाती है। अब रही बात कि चूंकि इनके ईमानदारी की हम बात की है, तो देखिए ये व्यक्तिगत जीवन में इनके ऊपर जो है कोई दाग नहीं लगा। हाँ, जब इनकी सरकारें थी, जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इन पे बहुत सारे एलिगेशन लगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन जो है सरल था, शांत था और जो है ईमानदारी भरा हुआ जीवन था। सर, जो इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, वो किस प्रकार से था? आप कैसे देखते हैं, समझते हैं? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है एक साधारण परिवार में पैदा हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जो हुआ 26 सितंबर 1932 को आज का जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत में हुआ था। जब उस समय जन्म हुआ तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक देश थे, बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो पंजाब में ही हुई। बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार था वो चला आया भारत, और भारत में ही आकर के ये लोग रहने लगे, और वहीं से जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो आगे की पढ़ाई है वो शुरू होती है। सर, जैसे कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शिक्षा से जुड़े हुई बात कही कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा पंजाब प्रांत में हुई, तो इसी से जुड़ा हुआ मैं प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि इनको महान शिक्षाविद भी कहा जाता था, तो जो इनकी शिक्षा है वो इन्होंने कहाँ कहाँ से प्राप्त की थी? जी, तो देखिए, मैंने पहले ही बोला कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है पंजाब प्रांत में हुई, चूंकि वहां ही इनका बचपन बीता था। जब यहाँ आए, इनका परिवार आया, भारत में आया, जब ये लोग पलायित होकर के भारत आए, यानी एक तरह से ये कहिए कि जब वहां से शरणार्थियों की टोली चली तो उन शरणार्थियों में एक परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी था। मनमोहन सिंह जो जब इंडिया में आए तो इन्होंने जो स्नातक की अपनी पढ़ाई है वो पंजाब विश्वविद्यालय से किए, वहीं से ये स्नातकोत्तर की भी शिक्षा लिए। आगे चल करके ये जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है इंग्लैंड में है, और यहां से इन्होंने अपनी बीए की डिग्री ली। बाद में जो है फिर एक बार बीए की डिग्री लिए थे यहां से, और आगे चल करके ये डीलिट की उपाधि लिए ये लंदन विश्वविद्यालय से, ठीक, लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि ली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये बीए किए थे, और मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो है पंजाब विश्वविद्यालय से, तो पंजाब विश्वविद्यालय से ये बीए और एमए यानी स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लिए। शिक्षा लेने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है कई जगह अध्ययन के साथ साथ अध्यापन भी किए, यानी प्रोफेसर के रूप में अपनी इन्होंने सेवाएं दी। ये पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे, जहां से इन्होंने पढ़ा वहां के ये प्रोफेसर भी रहे। बाद में जो है दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज के भी ये प्रोफेसर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अन्य जो है जगहों पर जाकर के जो है क्या किए कि इनका पढ़ाने का अनुभव रहा है, कई जगह जो है ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी गए और जाकर के इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत का आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, वो आप किस प्रकार से देखते हैं? हमारे जनता को आप समझाइए। देखिए, मैंने पहले बोला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है इकोनॉमिक्स विषय में यानी अर्थशास्त्र में इनको महारत हासिल थी, और इसी का परिणाम था कि 1971 में यानी 1971 में
जो है इन्हें जो है यहां से निकाल करके, यानी जो ये प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे, यहां से इनको लेकर के भारत के वाणिज्य मंत्रालय में, यानी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में इनको जो है सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और वहां जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी। देखिए, यानी इकोनॉमिक्स में रुचि के कारण या इकोनॉमिक्स में महारत के कारण ही वाणिज्य मंत्रालय जो है इनको बुलाया, और या ये कहिए कि इनको डेपुटेशन पर इनको नियुक्त किया गया और वहां इन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाद में जो है यानी 1982 से लेकर के 1985 तक, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तो 1982 से लेकर के 1985 तक, 84 में चूंकि इंदिरा गांधी जी का डेथ हो गया था, तो 85 में फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस समय तक ये जो थे कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किए डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी 82 से लेकर के 85 तक ये क्या थे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किए। 1987 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को योजना आयोग का, यानी 85 से लेकर के 87 तक इनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। वही योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो उसके ये उपाध्यक्ष बने। इसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए 87 में इनको इन्हीं सब कार्यों के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत का जो दूसरा सबसे सम्मानित पुरस्कार है, उससे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है पुरस्कृत किया गया। 1990 का जो दौर था, इस दौर में जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ये पूरी तरह से चरमरा गई थी। जब भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, उस समय हम लोगों के यहाँ आर्थिक स्थिति हम लोगों के पास ऐसी हो गई कि हम लोगों का जो स्वर्ण था, यानी सोना था, उसे भी गिरवी रखना पड़ा था इंग्लैंड के बैंकों में। जब कुछ ही समय पहले आप लोग न्यूज में सुनी होंगी कि वो जो है सोना अब लाया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि वो लाया जा रहा है, ये सोना पहले ही मुक्त कर लिया गया था, ऐसा नहीं है कि अभी वो गिरवी था, ये लाने की प्रक्रिया थी। ये मनमोहन सिंह के समय में ही जो है इसको गिरवी से बाहर निकाल लिया गया था। तो अब वो सोना जो है लाया जा रहा है इंडिया, अभी भी वहां पे सोना पड़ा हुआ है, केवल सुरक्षित की दृष्टि से। तो देखिए, जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी तो उस समय क्या था कि हमारा देश पूरी तरह से एक तरह से ये कहिए कि क्राइसिस से गुजर रहा था। क्राइसिस करके कहिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी आ गई कि हमारे पास जो है अपने सिस्टम को चलाने के लिए पैसा नहीं था, हमें तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, और इस पैसे के लिए हमको जो है अपना स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा, अपने देश की कुछ ठोस संपत्ति को गिरवी रखना पड़ा। अब जो है क्या हुआ कि जब 1991 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। जब पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपना जो है वित्त मंत्री बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री बने, और जब वित्त मंत्री बने तब जा करके, यानी किसके, पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के नेतृत्व वाली जो सरकार बनी, तो उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारे यहाँ व्यवस्था लाई गई एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो है प्रक्रिया लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, और इसके पीछे लाने के पीछे रीजन भी था। ये नहीं था कि मनमोहन सिंह कोई जबरदस्ती थोप दिए, इसके पीछे लाने के रीजन ये था कि हमको चाहिए था पैसा, और हमारे देश के सिस्टम को चलाने के लिए मनी था नहीं, हमारे पास जो था वो हम रख करके पैसा लेकर के आ गए थे, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं था। तो ऐसे स्थिति में जो क्या हुआ कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तो हम लोग गए आईएमएफ के पास, हम लोग गए डब्ल्यूबी के पास। आईएमएफ से सेंस यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी यानी विश्व बैंक। इन दो संस्थाएं, ये ऐसी संस्था है, एक संस्था है आईएमएफ जो कि शॉर्ट टर्म लोन देती है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब ये
कि ये समझिए कि जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है डगमगा जाती है, यानी आपके कर्मचारियों को आपके पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशनरों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे चीजों को चलाने के लिए जो लोन देता है इंटरनेशनल स्तर पर, वो देता है IMF, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अब देखिए ये जब लोन देता है तो ये क्या होता है कि ये महंगा ब्याज लेता है। ठीक, एक दूसरा संस्था है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक जो है जब आपको लोन देता है तो ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। मैंने दो चीज आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी IMF जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है, और मॉनेटरी पॉलिसी जब डगमगाती है तो उसके लिए देता है। लेकिन आपको यह पता होगा कि जो भी शॉर्ट टर्म का लोन देता है वो आपसे ज्यादा ब्याज लेता है। बिल्कुल ठीक, और जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है वो कम ब्याज लेता है। तो लॉन्ग टर्म का लोन दिया हमको WB यानी वर्ल्ड बैंक। ये लॉन्ग टर्म का लोन क्यों लिया जाता है हम अपने दर्शकों को बता दें। देखिए लॉन्ग टर्म का लोन लिया जाता है, जो भी सरकारें लेती है लॉन्ग टर्म, जैसे आप भी लॉन्ग टर्म का लोन लेते हैं तो क्यों लेते हैं भाई, घर बनाना है, लॉन्ग टर्म का लोन ले लिए। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि कोई आधारभूत फैक्ट्री लगाना है, लॉन्ग टर्म का लोन ले लेते हैं, देश चलाना था, तो यहाँ देश चलाना था, इसीलिए तो हम WB के पास भी गए। WB के पास गए तो क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें बनानी थी, हमको बिजली उत्पादन करना था, क्योंकि जब तक ये सब नहीं करेंगे तब तक जिस तरह से हमारी इकोनॉमी है उसी तरह से बनी रहेगी। तो हम लोग दोनों के पास गए, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भी गए और विश्व बैंक के पास गए। अब ये देखिए कि दोनों ने हमें लोन देने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन आपको ये पता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको लोन देता है तो वो कई सारी चीजें अपनी जो है थोपता है। कहें कि वो कहेगा कि भाई हम लोन तो देंगे, लेकिन तुम लोन चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, ये तो बात उठेगी ना। बिल्कुल। तो उसने कहा कि आप लोन चुकाओगे क्योंकि आपकी तो स्थिति गड़बड़ है। तो ऐसे स्थिति में हम जो बता रहे हैं वो ये सुधार आपको करना पड़ेगा, और इसी के कारण उन्होंने ये सुधार लेकर के आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इसमें सुधार क्या था भाई, यानी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था। लिबरलाइजेशन हमने कहा कि LPG, तो थोड़ा सा इसमें हम विस्तार से बताते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर में लाइसेंसिंग प्रणाली लगाया था। लाइसेंसिंग प्रणाली कि ये सेक्टर में जो है केवल सरकारी कंपनियां काम करेंगी, प्राइवेट कंपनियां नहीं करेंगे, या इसमें आपको आना होगा तो ये कई सारे टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना होगा। अब इसका कारण क्या होता था कि बहुत सारी यानी देश की कंपनियां या विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आ नहीं पाती थी। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया कि इन चीजों को, इन कानूनों को लिबरल किया, इसीलिए इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। दूसरा हमने प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि जो सेक्टर सरकारी सेक्टर में था, जिस पर एकाधिकार था केवल सरकार का, उसमें बहुत सारी कंपनियों में हम लोगों ने विनिवेश कराया, प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों को। और बहुत अब आप वहीं आप देखती होंगी कि जैसे कि आज के डेट में क्या है कि एयर इंडिया हो, रेलवे हो, चाहे बहुत सारे सेक्टर में आजकल प्राइवेट, जैसे आप उसका एक जीता जागता उदाहरण आप दूरसंचार देख रही हैं। दूरसंचार में आप देख रही हैं, जैसे पहले हमारे पास एक कंपनी हुआ करती थी BSNL, ठीक, अब आज हमारे पास एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, तमाम कंपनियां आई। तो ये तमाम कंपनियों का जो रास्ता खुला ये यहीं से खुला। ठीक, तो इसमें हम यहां किया गया प्राइवेटाइजेशन, मैंने प्राइवेट प्लेयर को लाया गया। तीसरा चीज था कि ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि कहा गया कि केवल भारत के ही प्राइवेट प्लेयर नहीं आएंगे, अब वर्ल्ड के यानी विश्व के प्राइवेट प्लेयर आएंगे और हमारे यहाँ क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, और इनके लिए हम लोगों ने रास्ता खोला। लेकिन देखिए एक चीज था, हम लोग डरे हुए थे, और डर के पीछे एक कारण था। डर के पीछे एक कारण था कि ये चीजें हम लोग पहले काहे नहीं कर रहे थे, तो ये एक डर था। और वो डर हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में। देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ आई ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए। लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ व्यापार के साथ साथ हमारे यहाँ क्या किया कि हमारे यहाँ शासन कर लिया, और हमको 200-250 साल तक हम लोग उसके क्या रह गए, गुलाम रह गए। ठीक है ना। इससे जो थे हमारे राजनेता, जो प्रारंभिक राजनेता,
ये डरे हुए थे और इसी का परिणाम था कि ये सारी व्यवस्था हम इतने दिनों तक नहीं लाए। लेकिन अब इस समय जो है ये हमारे समय की मांग हो गई थी, हमारी मजबूरी हो गई थी और परिणाम स्वरूप डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये सारी चीजें किया गया। 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री रहे। इसमें कई सारे सुधार जो है किए गए। अब ये इस पॉडकास्ट का हमारा आखिरी प्रश्न है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, सर आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बनते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरती है और 2000 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है एक मिली जुली यानी कोलेशन गवर्नमेंट जो है बनती है जी। और जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो उस समय भी कई सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां तो सबसे पहले ये थी कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, मिली जुली सरकार थी। और मिली जुली सरकारों में होता है क्या कि हर लोगों की कुछ ना कुछ डिमांड होती है, हर जो भी पार्टियां होती है उनकी कुछ कुछ डिमांडें होती है, उनको ध्यान में रख करके ही आपको निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज की हमारी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज की भी सरकार वो हमारी मिली जुली सरकार है। तो आज देखे होंगे कि जो इसके पहले की सरकार जो निर्णय ली उसमें अंतर आएगा, अभी की जो सरकार ले रही है निर्णय उसमें अंतर आएगा। तो जब 2004 में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, तो इस कार्यकाल में इन्होंने 2005 में इसमें भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2005 में क्या हुआ कि हमारे देश में आप देख रहे हैं कि नरेगा जैसे, जिसे हम लोग अब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहते हैं, ये लेकर के आए। दूसरी चीज कि इसी कार्यकाल में जो है प्रधानमंत्री के रूप में हमारे यहाँ अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई। जो न्यूक्लियर डील जो अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए था, जब हम 1998 में जो है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जब हम लोगों ने एटॉमिक रिसर्च शुरू किया था, यानी ये कहिए कि परमाणु विस्फोट किया, तो उसके बाद से हमारे ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका। लेकिन बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में जो है क्या किया गया कि अमेरिका के साथ परमाणु डील हुआ। तो देखिए कि जो 2004 से लेकर के जो 2014 का यानी 2 कार्य रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में, इसमें जो है कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। एक तो कार्य किया गया कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील फाइनल हुआ। 2005 में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं। इसी कार्यकाल में जो है लाया गया है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में पास हुआ। 10 से इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन में यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसको जो है, जो पहले हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी था, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक, यानी इसको मूल कर्तव्य से मौलिक अधिकार में कन्वर्ट किया गया। तो इसी कार्यकाल में किया गया। इसमें जो है एक कार्य और महत्वपूर्ण हुआ, जो कि आप देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना भी, जो आज आप देख रहे हैं कि गरीब परिवारों को 5 किलो राशन जो फ्री दिया जा रहा है, तो ये खाद्य सुरक्षा गारंटी जो है लेकर के आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है इनके प्रधानमंत्री काल में हुआ। लेकिन इनके कार्यकाल में ये सारे कार्य तो हुए, लेकिन कुछ कार्य विवादित भी रहे। जैसे आप देख रही हैं कि इनके सरकार के ऊपर जो है कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। ठीक, तो ये सारे ऐसे घोटालों का भी इनके सरकार के ऊपर जो है आक्षेप लगा, और जिसका परिणाम हुआ कि आप देखेंगे कि 2011 में अन्ना हजारे जैसा देशव्यापी आंदोलन हुआ। 2012 में दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ, वह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में हुआ। तो इन तमाम चीजों से, यानी उतार चढ़ावों से भरा हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो प्रधानमंत्री का कार्य था वो रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब 2008 में अमेरिका में सब प्राइम संकट आया,
इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये सब प्राइम संकट क्या है। सब प्राइम संकट वह है कि अमेरिका के जो बैंक थे, ये 1990 से 2000 के बीच में ये क्या थे कि ये बड़े पैमाने पर अपने यहाँ लोगों को होम लोन दिए। ठीक, क्या किए कि होम लोन दिए, और होम लोन देने के कारण क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे ये लोन चुकाने में असमर्थ हो गए, और ऐसे स्थिति में पूरे अमेरिका में जो है आर्थिक मंदी छा गई। और अमेरिका में ही नहीं, जबकि आज का विश्व जो है ग्लोबलाइज है, तो यदि भारत हो, अमेरिका है, आप देखेंगे चाइना है, अभी कोरोना आया चाइना में, पूरे विश्व में फैला, तो मंदी कहीं पे भी आए वो फैलना है। तो जब अमेरिका में ये मंदी आई तो इस मंदी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ, यानी वहां की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। लेकिन उस स्थिति में भी मनमोहन सिंह की दूरदर्शी पॉलिसी ने भारत को आर्थिक मंदी से बचाया। और जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से करा रहा था, उस समय हम लोगों की जो विकास दर थी वो 6 से 7% के दर से जो है वो चल रही थी। और इसका परिणाम क्या था कि इस मंदी को भांपते हुए, चूंकि अर्थशास्त्री थे वो भांप गए थे कि ये मंदी हमारे सेक्टर को प्रभावित करेगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने इकोनॉमिक सेक्टर के माध्यम से उसने जो है कृषि सेक्टर को बढ़ावा दिया, अपने जॉब सेक्टर को सुरक्षित किया, और अधिक से अधिक बुनियादी क्षेत्रों पर निवेश करने की योजना बना करके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आर्थिक संकट से हमारे देश को बचाया। और इन तमाम उपलब्धियों के साथ जो है मनमोहन सिंह का जो ये कार्यकाल था ये रहा। हाँ, एक बात और है कि मनमोहन सिंह जो है हमेशा राज्यसभा से ही चुन करके आए, वो लोकसभा से चुनाव नहीं जीते। एक बार वो लड़े भी दिल्ली से, लेकिन वो पराजित हुए, और हमेशा उनको राज्यसभा का ही मेंबर बन करके रहना पड़ा। ये था मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल और प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारी। धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को विस्तारित रूप से बताया, और आप सभी लोगों को ये सारे जो मुख्य बिंदुओं पर बात हुई आपको समझ में आ गई होगी। और हम अपने इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आरबीआई के पूर्व गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सत सत नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।